नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में। आज की क्लास में हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे और ये अनुच्छेद सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। एक या दो क्वेश्चन इनसे संबंधित जरूर आएगा। हमने शुरू से लेकर लास्ट तक जो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो सारे कवर किए हैं इस वीडियो में, और लास्ट में जो पिछली परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी डिस्कस किए हैं। तो आप अंत तक बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी कीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे और हम और मेहनत करते रहें आगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो इससे पहले हम अनुच्छेद, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। तो सारे अनुच्छेद नहीं लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वही यहाँ पे लिए गए हैं। पहला अनुच्छेद है, पहले अनुच्छेद में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद में सिंपली, पहले अनुच्छेद में सिंपली कुछ नहीं है। क्या है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया होगा। राज्य क्षेत्र में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है, कौन से और क्षेत्र होंगे जो भारत अक्वायर करेगा फ्यूचर में, वो उनके नाम और उनका वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश का मतलब यहाँ पर हुआ कि जो राज्य भारत की सीमा में नहीं थे पहले से। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बहुत कंफ्यूजन होता है। अनुच्छेद 3 का मतलब होता है कि जो भी राज्य भारत की सीमा में पहले से मौजूद थे, भारत में थे, उनमें से काट छांट के, जैसे एक राज्य से दो राज्य बना देना, या दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना देना, या दो राज्यों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट कर तीसरा राज्य बना देना, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर देना, या राज्यों के नामों में परिवर्तन कर देना। नाम में परिवर्तन का उदाहरण, जैसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, बाद में उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। मद्रास का तमिलनाडु कर दिया गया, ठीक है। इनके नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन। और 2014 में आपने देखा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया। तो ये सारी जो राज्यों के क्षेत्रों, नामों और सीमाओं में परिवर्तन हो रहे हैं, अनुच्छेद 3 के तहत हो रहे हैं। अनुच्छेद 2 के उदाहरण क्या हैं? जैसे 1961 तक गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक है। गोवा पर पुर्तगाल का अधिकार था, पुर्तगाली सत्ता द्वारा शासित होता था गोवा 1961 तक। 1961 में भारत सरकार ने गोवा पे कब्जा किया, पुर्तगाल से लिया, तब वो शामिल किया गया भारत के क्षेत्र में। तो इसका मतलब जो बाहर से क्षेत्र शामिल हुए भारत में, वो किस में आएंगे? अनुच्छेद 2 में। जैसे 1975 तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, 1975 में बना, तो वो किस अनुच्छेद के तहत बना? अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 2 का मतलब सिंपली ये हुआ, जो जिन पे भारत का पहले अधिकार नहीं था अब अधिकार हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 3 का मतलब हुआ कि जिन पे भारत का पहले भी अधिकार था लेकिन कुछ राज्य बड़े हैं, उनको काट के हम छोटा बनाएंगे। कुछ राज्य नहीं हैं, दो राज्यों को मिला के या उनकी सीमाओं को काट के हम तीसरा राज्य बना देंगे। तो किसी का नाम में परिवर्तन करेंगे, सीमा में परिवर्तन करेंगे। तो ये सारे उदाहरण किस में आएंगे? अनुच्छेद 3 में। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 5। इसमें सिंपली कुछ नहीं है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की क्या स्थिति थी, कौन भारत का नागरिक था उस समय, कौन नहीं था, तो वो बताएगा अनुच्छेद 5 में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 11 में क्या है कि कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसके संबंध में? नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास। ये बताया गया है अनुच्छेद 11 में, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आपने देखा होगा जब हम मूल अधिकार पढ़ते हैं तो उसमें हर जगह आता है, लगभग हर अनुच्छेद में आता है
कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य किसी को उसके जीवन से वंचित नहीं करेगा। तो हर बार राज्य 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 आता है, तो इस राज्य की क्या परिभाषा होगी, ये अनुच्छेद 12 में बताया गया है। यहाँ पे राज्य का मतलब ये नहीं यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, ये राज्य का मतलब नहीं है। राज्य का मतलब हुआ कि सरकार। इसमें जैसे आपका संसद हो गया, विधानसभा मतलब राज्य विधानमंडल हो गया, राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य सरकार, भारत सरकार, पंचायतें, नगर पालिकाएं, यहाँ तक कि सरकार की जो एजेंसी हैं जैसे LIC, ONGC, ये सारी राज्य में आएंगी। इसके अतिरिक्त जो निजी कंपनियां हैं, निजी कंपनी है कोई मान लो जो कि सरकार की एक इकाई के रूप में कार्य कर रही है, वो भी राज्य होगी। कैसे, जैसे मान लो आपका एग्जाम हुआ, ऑनलाइन एग्जाम हुआ, TCS ने एग्जाम करवाया, वो एक सरकार की इकाई के रूप में उस समय कार्य कर रही है, तो उसको भी राज्य माना जाएगा। किस परिप्रेक्ष्य में राज्य माना जाएगा कि अगर वो संस्था आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, जिसको राज्य माना गया है, अगर वो संस्था आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उनके क्रियान्वयन के लिए आप सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मतलब सीधे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक सीधे जा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि जो भी विधियां, जो भी नियम कानून मूल अधिकारों के असंगत होंगे, मतलब उनके विपरीत होंगे या उनको कम करते होंगे, अल्पीकरण, मूल अधिकारों की मतलब जो भी हमें राइट्स मिले हुए हैं उनको कम करते होंगे, जो भी कानून उनके असंगत होंगे, मतलब हमें जैसे जिंदगी जीने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, लेकिन कोई ऐसा कानून बन गया जो हमसे जिंदगी छीन रहा है बिना किसी वजह के, तो वो क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा कानून, वो विधियां शून्य होंगी। मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, ऐसा अनुच्छेद 13 में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता या समानता। इसका मतलब हुआ कि कानून के समान, कानून के सम्मुख सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 में बताया गया है 5 ग्राउंड बताए गए हैं जिनके आधार पर राज्य आपके साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। पहला है धर्म, दूसरा जाति, तीसरा लिंग, चौथा जन्म स्थान और पांचवा है रेस। इन 5 के आधार पर राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ऐसा अनुच्छेद 15 में बताया गया है। इनके अलावा और किसी आधार पर कर भी सकता है, या इनमें से, इन 5 में से कोई एक कारण है, उसके अलावा कोई और भी कारण है, तो भी भेदभाव हो सकता है। मतलब जैसे अगर कहो आपको कहीं रेजिडेंस प्रूफ की ज़रूरत है, उसमें क्या है कि मतलब निवास, निवास की स्थान, निवास के आधार पे भेदभाव कर सकता है आपके पास। मान लो किसी राज्य विशेष में नौकरी की वैकेंसी निकली है एम्प्लॉयमेंट की, और वहाँ मांगा गया है कि भाई वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो यहाँ के परमानेंट निवासी हैं, तो निवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है आपके साथ, लेकिन जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। जैसे आपका जन्म यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, तो इस आधार पर, केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है। अनुच्छेद 16 में बताया गया लोक नियोजन में अफसर की क्षमता। लोक नियोजन का मतलब हुआ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ऐसे समझ लो सरकारी सरकारी नौकरी, एग्जाम्पल के तौर पे अफसर की सबको क्षमता मिलेगी, समानता। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 17, ये रेड कलर से जो हाईलाइटेड हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप एग्जाम के टाइम पर केवल इनको भी रिवाइज कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, कोई भी उपाधि नहीं धारण करेगा। अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सब कुछ बोलने की आज़ादी होगी। ये जितने भी अधिकार आपके पास हैं इन पे सब पे युक्त युक्त निर्बंधन लगे हुए हैं, मतलब ये स्वतंत्र अधिकार नहीं है आपके, इन पे भी रोकथाम लगाई जा सकती है, उनके भी आधार अलग हैं, लेकिन आपको आज़ादी मिली हुई है सामान्य परिस्थितियों में।
अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब हुआ किसी भी, अगर कोई भी अभियुक्त है, मतलब किसी पे आरोप लगा है, तो उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 21 का में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये माता पिता का कर्तव्य होगा। माता पिता का कर्तव्य भी होगा कि वो अपने हर 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान करे, उनको मौके दे, ठीक है, उनको अवसर प्रदान करे ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये कर्तव्य कब बनाया गया? 11वां मूल कर्तव्य है। कब बनाया गया? 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तार अगर आपको किसी को किया गया है, किसी ने किया है, तो उस पर कारण पूछने का भी अधिकार है, वो कारण बताया जाएगा आपको। आपका वकील आपको हायर करने का भी अधिकार है, आपके अपने बचाव में कानूनी सहायता लेने का भी अधिकार है। ये सारे अधिकार हैं अनुच्छेद 22 में। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम से संबंधित, इसकी रोकथाम के लिए कि किसी भी मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम नहीं होगा। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालकों का नियोजन पर प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम बच्चों का डेंजरस, जो मतलब खतरनाक उद्योग हैं, उनमें उनका नियोजन नहीं किया जाएगा, उनको मतलब वहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 में कहा गया है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 14 वर्ष और 24 थोड़ा मिलता जुलता है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि उसका प्रबंध भी कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंध, मैनेजमेंट भी आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो भी हमारे अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, अनुच्छेद 29 में कहा गया है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो शिक्षा संस्थाओं की अपनी स्थापना भी कर सकेंगे और उनका प्रशासन भी कर सकेंगे, ये उनका अधिकार होगा। अनुच्छेद 32 में कहा गया है अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके अधिकारों का हनन हुआ, राज्य ने आपके अधिकारों के विपरीत कार्य किया, जो मूल अधिकार हैं उनको छीनने का प्रयास किया, तो उनको प्रवर्तित मतलब लागू कराने का भी आपका अधिकार है अनुच्छेद 32 में, वो भी मूल अधिकार है। लागू कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो अगर आपका मामला सही हुआ तो वो रिट जारी करेंगे संबंधित अधिकारी या संस्था को, तो आपके जो है मूल अधिकार फिर से प्रवर्तित कर दिया जाएंगे। अनुच्छेद 40 में है, यहाँ अब डीपीएसपी चल रहे हैं। डीपीएसपी का मतलब हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन। डीपीएसपी में होता यह है कि संविधान कहता है कि जब भी राज्य के पास संसाधन हो पर्याप्त मात्रा में, जब भी राज्य के पास संसाधन हो, तो वो ऐसा प्रयास करेगा। क्या प्रयास करेगा? जो डीपीएसपी में अनुच्छेद 36 से 51 तक लिखे गए हैं, वो सब काम करने का प्रयास करेगा राज्य, जब भी वो सक्षम हो। और इनमें से 36 से 51 तक डीपीएसपी जितने भी दिए गए हैं, इनमें से ज़्यादातर लागू भी किए जा सके हैं, कुछ नहीं लागू किए जा सके हैं। जैसे अनुच्छेद 44 लागू नहीं हुआ अभी, समान नागरिक संहिता, ठीक। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है, लागू हो गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा, इनको संवैधानिक दर्जा भी मिल गया है, ठीक है। कृषि और पशुपालन का संगठन, इससे संबंधित बहुत सारे नियम कानून बने हैं, इनको भी लागू किया जा रहा है। एक आध को छोड़ के बाकी लगभग सारे डीपीएसपी भारत में कम या ज़्यादा मात्रा में लागू हो चुके हैं। अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। इसका मतलब हुआ कि राज्य प्रयास करेगा कृषि और पशुपालन का संगठन करने का। अनुच्छेद 48 का में क्या कहा गया? पर्यावरण, वन
तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का राज्य प्रयास करेगा जब भी उसके पास पर्याप्त संसाधन हो। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि राष्ट्रीय स्मारकों की और उस स्थानों की वस्तुओं की सुरक्षा या संरक्षण उनका किया जा सके, ऐसा भी राज्य प्रयास करेगा। ये सारे राज्य के काम है, हमारे काम नहीं है। हमारे तो मूल कर्तव्य हैं, वो 51 काम है। ये सारे राज्य के काम है, हम कर भी नहीं सकते। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि भाई कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा। मतलब कार्यपालिका जो हमारी एक तरीके से मशीनरी है, जो सिविल मशीनरी है, उसको न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा। न्यायपालिका में कोई कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा और उस पर कोई भी प्रेशर ऐसा नहीं बनाया जाएगा। इसलिए किया गया ताकि हम न्यायपालिका को निष्पक्ष और अलग कर सकें, ताकि वो किसी के दबाव के बिना अपने निर्णय देती रहे। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, ये भी राज्य का कर्तव्य होगा डीपीएसपी के तहत। यहाँ पर डीपीएसपी खत्म होते हैं 36 से 51 तक ही थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेगा, राज्य ऐसे कुछ प्रयास करेगा जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संबंध अच्छे हों, शांति और सुरक्षा बढ़े। अब आगे मूल कर्तव्य जो कि हमें करने हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 11 मूल कर्तव्य हैं, 51 कामें दिए गए हैं। 11वां मूल कर्तव्य अभी अभी बताया था, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वो ये है कि हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, उनको अवसर, शिक्षा ग्रहण करने का अवसर उपलब्ध कराएं। ठीक है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक बात है। अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाएगा इनको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है कदाचार, साबित कदाचार के आधार पर। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होगी। कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट तक से भी किसी मैटर में किसी को फांसी हो गई है या किसी को बहुत बड़ी सजा हुई है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह उस क्षमा को एकदम माफ कर सकता है। बिल्कुल जितने भी दोष लगे सारे खत्म कर सकता है, लेकिन उसकी भी टर्म कंडीशन है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ऐसा अधिकार है। राष्ट्रपति की कोई भी शक्ति मतलब प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के बिना इस्तेमाल नहीं होती। बहुत कम जो शक्ति हैं, जो कि विवेकाधीन शक्तियां हैं, वही इस्तेमाल होती, एक दो हैं। बाकी सारी ये क्षमादान शक्ति भी उसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। ये क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, बिल्कुल होगी। बिना इसकी सलाह के राष्ट्रपति कुछ भी काम नहीं करेगा। ये इसीलिए होगी कि काम सारे राष्ट्रपति के नाम से होंगे, लेकिन उस पर रिकमेंडेशन किसकी होगी? मंत्रिपरिषद की। अनुच्छेद 76 में कहा गया है भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 79, 80 और 81 में संसद का गठन, राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की संरचना। रेड वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम कंठस्थ रखना। ये बहुत बार आ भी चुके हैं और लगातार आते भी हैं, तो इसीलिए हमने इनको हाईलाइट कर दिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम आगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको सर्व कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 108 में क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 108 में। जब दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी विधेयक पर सहमति नहीं बनती, असहमति हो जाती है, उसके कुछ आधार होते हैं। अगर दोनों में असहमति हो जाती है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष। अगर वो भी नहीं है
तो राज्य सभा का उपसभापति, ध्यान रखना, राज्यसभा का सभापति कभी भी किसी भी हालत में राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। कौन करेगा अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष, सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर प्रेजेंट नहीं है लोकसभा अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष करेगा। अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। सभापति कभी अध्यक्षता नहीं करता संयुक्त बैठक की। ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन और स्थापना। अनुच्छेद 130 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा, ये भी लिखा हुआ है, दिल्ली में होगा। अनुच्छेद 143 का मतलब हुआ कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति के पास अगर कोई ऐसा विधि का प्रश्न आता है जिसपे अगर राष्ट्रपति उचित समझे तो वो उच्चतम न्यायालय की सलाह भी ले सकता है। लेकिन ये सलाह उच्चतम न्यायालय किस रूप में देगा? वो एक बेंच बनेगी, उसमें कम से कम, उस बेंच में कम से कम 5 जज हों। इस 5 जजों की बेंच जो बनती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है। कम से कम उस बेंच में 5 जज होने चाहिए, तब राष्ट्रपति को सलाह उच्चतम न्यायालय देगा। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैग भी कहते हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। आप पढ़ लेना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, वो भी राज्य में। राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह पर राज्यपाल काम करेगा। जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद होती है, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है, वैसे राज्यों में भी एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि राज्य का महाधिवक्ता होगा। एक महाधिवक्ता होगा, जैसे वहाँ पे महान्यायवादी होता है केंद्र में, वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 70, 71 में विधानसभाओं और विधान परिषद की संरचना। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 202 इम्पॉर्टेंट है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका मतलब हुआ बजट, राज्य का बजट। अनुच्छेद 214 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 में क्या कहा गया है कि कुछ रिट निकालने की राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति, ये शक्ति हाई कोर्ट की है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे हाई कोर्ट की शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। किन मामलों में? उन मामलों में जहाँ पर मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, और उन मामलों में भी जहाँ मूल अधिकार के अलावा कोई और अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने लिमिटेशन है यहाँ पर। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य किसी अधिकार के उल्लंघन के आधार पर भी रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से अधिक है, ठीक है, ज़्यादा है। अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, और की भी गई है। इस समय 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो हाई कोर्ट हैं वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए काम करते हैं। एक तो आपका बॉम्बे है,
बॉम्बे हाई कोर्ट, इसमें गोवा भी आता है और महाराष्ट्र भी आता है। एक आपका हो गया असम, असम हाई कोर्ट, इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम और असम खुद। तो चार ये हो गए राज्य इसके अंडर में आते हैं। और तीसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाई कोर्ट, इसमें पंजाब और हरियाणा आता है। ठीक है। बाकी जो हाई कोर्ट हैं उनमें भी आते हैं, लेकिन उनमें केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। जैसे केरला में आपका लक्षद्वीप आता है और केरल आता है। मद्रास मतलब चेन्नई, जो तमिलनाडु का हाई कोर्ट है, उसके अंदर पांडिचेरी का भी अधिकार क्षेत्र है और तमिलनाडु का भी है। जम्मू कश्मीर में जो हाई कोर्ट है उसमें जम्मू कश्मीर का भी है और लद्दाख का भी है। दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है। केवल एक ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा के अंडर में आता है, उसके हाई कोर्ट में आता है। मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट में गोवा और महाराष्ट्र के अलावा दमन दीव दादरा एवं नगर हवेली, ये पूरा जो है केंद्र शासित प्रदेश, ये पूरा आ जाता है उसके अंडर में। ठीक है। अनुच्छेद 243 में कहा गया है पंचायत और नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां, तीनों का गठन अनुच्छेद 243 के अलग अलग भागों में दिया गया है। अनुच्छेद 252 में बताया गया दो या दो से अधिक राज्य के सहमत से विधि बनाने की संसद की शक्ति। इसका मतलब हुआ कि अगर दो या दो से अधिक राज्य किसी मुद्दे पर सहमत हो जाते हैं, किसी कॉमन मुद्दे पर, कि भाई इस मुद्दे पर संसद को हमारे लिए कानून बनाना चाहिए, और अगर वो नियम पारित करके अपनी विधानसभाओं से नियम पारित करके संसद से ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मुद्दे पर हमारे हम दो हैं, हम तीन राज्य हैं, हमारे लिए कोई कानून बनाएं, तो संसद अथोराइज हो जाती है, राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 262 में बताया गया अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा कैसे होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो नदियां हैं, नदी घाटियां हैं, उनसे संबंधित विवादों का निर्णय कैसे होगा, वो 262 में बताया गया है। 263 में बताया गया अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन होगा। इसका चेयरमैन कौन होगा? इसका चेयरमैन होता है पीएम, मतलब प्रधानमंत्री। 266 में बताया गया है कि संचित निधि, भारत की एक संचित निधि होगी। 267 में आकस्मिकता निधि, जिसे कंटिजेंसी फंड कहते हैं, इसको कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। 280 में वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया गया है, इसका गठन और इससे संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 300 का, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया है। 300 का पहले अनुच्छेद 19 के 1 का 7वां पार्ट था, जो था संपत्ति का अधिकार, जब मूल अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटाकर 300 का में रख दिया गया। अब ये कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कैसा अधिकार है। अनुच्छेद 315 में कहा गया है संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। संघ और राज्य दोनों के लिए, ध्यान रखना, संघ और राज्य दोनों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 323 का है प्रशासनिक अधिकरण, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अनुच्छेद 323 का खा में अन्य विषयों के लिए अधिकरण। ठीक है। अनुच्छेद 324 में कहा गया है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आप सीधे याद रखो अनुच्छेद 23 में क्या है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान। इतना, ये तो सारे उसके कार्य बताए गए हैं, तो होंगे ही निर्वाचन आयोग के कार्य। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। 4 अनुच्छेद हैं यहाँ पे, 330, 331, 332 और 333। इन चारों अनुच्छेदों में आरक्षण की ही बात है। कैसे आरक्षण? देखो यहाँ से, यहाँ पे कोने पे देखो, पहले लोकसभा में
SC और ST। फिर लोकसभा में एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय। फिर विधानसभा में SC ST। फिर विधानसभा में एंग्लो इंडियन। ये सीरियल याद रखो, लोकसभा में SC ST से स्टार्ट है, लोकसभा में SC ST, लोकसभा में एंग्लो इंडियन, विधानसभा में SC ST और विधानसभा में एंग्लो इंडियन। इस सीरियल से 330, 31, 32 और 33। ये जो दो प्रावधान है आंग्ल भारतीय वाले, इनको हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया, ये अब नहीं है। और यहाँ भी आंग्ल भारतीय का प्रावधान हटा दिया गया है, ये भी अब नहीं है। इन पे स्टार लगाते हैं और नीचे लिखते हैं ये इनको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया 2020 में। अब कोई भी एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, उसका कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा। ठीक है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की बात करी गई है। आपातकाल का मतलब हुआ यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आज तक 3 बार जिसकी उद्घोषणा हुई। एक तो 1962 में पहले हुई, फिर 1971 में हुई, और तीसरी बार हुई 1975 में। ये तो बड़ी फेमस है, कुख्यात या विख्यात जो भी समझ लो। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, इंडिया चाइना वार। 1971 में भारत और बांग्लादेश के साथ में युद्ध हुआ, और 1975 में युद्ध नहीं हुआ, लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया। तब ये ग्राउंड था, आपातकाल के लगाने के जो ग्राउंड हैं, जो आधार हैं, उनमें से एक आधार ये भी था कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन जब 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया, तो बाद में महसूस किया गया कि ऐसी कोई स्थिति थी नहीं जो आपातकाल इतना कड़े तरीके से लगाया जाता। तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये आधार ही हटा दिया गया। इसके आधार पर, मतलब इसके जगह पे एक शब्द जोड़ा गया कि अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, न कि आंतरिक अशांति के आधार। ठीक है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। ये राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 360, जो कि राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका, हर राज्य में अलग अलग बहुत बार लग चुका है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है, जो कि आज तक कभी नहीं लगा, और ईश्वर करे कभी लगे भी नहीं। अनुच्छेद 368 में दिया गया है संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति। ये केवल शक्ति संसद के पास है, ना कि राज्य विधानमंडल के पास। केवल संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। चलिए आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, अगली क्लास में हम 15 मिनट में क्वेश्चंस कर लेंगे, शायद कल हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो अगर पसंद आया है तो, और आगे भी हमें सपोर्ट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और आप भी लाभान्वित होते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।